माहिष्मती एक राज्य का कलंक। सुंदरगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा नरेश चंद्र बहुत दयालु और योग्य था, पर फिर भी वहाँ की प्रजा खुश नहीं थी और इसकी वजह थी माहिष्मती। माहिष्मती नरेश चंद्र की माँ का नाम था, जो पूरे राज्य पर अपना हुक्म चलाती थी। उसके सामने राजा की भी नहीं चलती थी। एक दिन दरबार में एक आदमी आता है। महाराज की जय हो, मैं एक विनती लेकर आया हूँ सरकार। हाँ बताओ, क्या बात है? महाराज, इस बार राज्य में किसी भी किसान की फसल अच्छी नहीं हुई है, तो मेरी आपसे विनती है सरकार कि आपने जो लगान हम पर लगाया है उसे हटा दीजिए या कम कर दीजिए। और गुस्ताखी माफ हो महाराज, पर हम सभी किसानों पर हमारी हैसियत से ज्यादा लगान लगाया गया है। हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ। ठीक है, इस बार तुम लोग लगान मत देना और अगली बार से तुम लोगों का लगान आधा होगा, ठीक है? जी महाराज, बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर माहिष्मती आ जाती है। माहिष्मती के आने से पूरे दरबार का माहौल ही बदल जाता है। सब उसको देखकर सहम जाते हैं। बोलने वाले चुप हो जाते हैं और जो चुप होते हैं वो अपनी नजरें झुका लेते हैं। वो आकर राजा नरेश चंद्र की कुर्सी के पास वाली कुर्सी पर बैठती है और पूछती है, ये हमारे बिना क्या फैसले लिए जा रहे हैं यहाँ? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो हमारे नागरिक एक समस्या लेकर आए थे, तो हमने खुद ही उसका निवारण कर दिया। क्या समस्या थी ऐसी जो हमारा इंतजार तक नहीं हुआ? वो इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए लगान माफ कर रहा हूँ किसानों का। तुम्हें पता है ना, महल के खजाने का भरा रहना कितना जरूरी है। हमारा राज्य उसी से चलता है और वो किससे भरता है? कर और लगाने से। अगर लगान नहीं लोगे तो खजाना तो खाली हो जाएगा, और ऐसे में अगर किसी ने हम पर आक्रमण कर दिया तो क्या करोगे? नहीं, लगान माफ नहीं होगा। पर राजमाता, ये माहिष्मती का आखिरी फैसला है। फैसला सुनकर माहिष्मती वहाँ से चली जाती है और सारे किसान वहाँ से निराश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। और ये सब माहिष्मती के लिए बहुत मामूली सा काम था। इस राज्य में राजा की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद सारे फैसले माहिष्मती ही करती थी, और उसके फैसले प्रजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे, क्योंकि वो उनके हित के लिए नहीं होते थे। राज्य की सारी प्रजा माहिष्मती से असंतुष्ट थी। उस समय दरबार में राजा का सलाहकार मदन भी मौजूद था और वो सारी बातें सुन और समझ रहा था। उसे पता था कि माहिष्मती सही नहीं कर रही है, पर उस समय वो कुछ कह नहीं सकता था। राजमाता बहुत गलत कर रही हैं। इन सब चीजों से पक्का हमारी प्रजा बहुत दुखी होगी, पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे प्रजा के बीच में जाकर देखना होगा, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। मदन भेष बदलकर राज्य में निकल जाता है और लोगों की बातें सुनता है। वहीं राज्य में लोग राजा और राजमाता की ही बात कर रहे होते हैं। महाराज लगान माफ करने को मान गए थे, पर राजमाता ने मना कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। मदन थोड़ा और आगे बढ़ता है। राजमाता ने ये नियम बना रखा है कि राज्य के हर मर्द और औरत को सेवकों की अनुपस्थिति में महल का काम करना पड़ेगा। ये उसे राज्य की सेवा कहती है। अरे, मैं पिछले ही सप्ताह महल में दासी का काम करके आई हूँ, क्योंकि राजमाता की दासी बीमार थी। ऐसा नहीं चल सकता, हमें इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। अरे, हमारी कौन ही सुनेगा? हम छोटे लोगों की कोई नहीं सुनेगा। अब तो भगवान ही बचाए। मदन और आगे बढ़ता है और उसे यही सब सुनने को मिलता रहता है। वो समझ जाता है कि पूरी प्रजा राजमाता माहिष्मती के राज्य चलाने के तरीके से परेशान हो चुकी है। वो वापस महल में जाता है और राजमाता से बात करता है। राजा भी वही मौजूद होता है। राजमाता की जय हो। कहो मदन, क्या खबर लाए हो? राजमाता, दरअसल बात यह है कि मैं आज राज्य में निकला था भेष बदल कर, ताकि प्रजा का हाल ले सकूं, और मुझे पता चला कि... क्या पता चला? कि प्रजा आपके फैसलों से खुश नहीं है। एक राज्य को चलाने के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। अगर आज वो खुश नहीं है तो कल खुश हो जाएंगे। फिक्र ना करो। माँ जब दवाई खिलाती है तो बच्चे रोते हैं, पर माँ जानती है कि ये उनकी भलाई के लिए है। हाँ, आप सही हैं राजमाता, लेकिन अभी प्रजा परेशान है। कुछ तो हल निकालना होगा। हम देख लेंगे हमें कुछ करना है या नहीं।
तुम चिंता मत करो। ये सुनकर मदन कुछ नहीं बोल पाता। राजा को मदन की बात सही लगती है, पर वो भी अपनी माँ माहिष्मती के सामने कुछ नहीं कह पाता। समय ऐसे ही गुजरता रहता है और माहिष्मती की सख्तियाँ बढ़ती चली जाती है। ऐसा समय आ जाता है कि प्रजा उत्सव मनाना तक छोड़ देती है। राज्य सूना सा हो जाता है। इसी दौरान एक पड़ोसी राज्य सुंदरगढ़ पर हमला कर देता है। माँ, हमारे राज्य पर हमला हुआ है। मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विजय भवा। राजा नरेश चंद्र युद्ध लड़ने जाता है। वो पूरी बहादुरी से लड़ता है और युद्ध जीत लेता है, पर अचानक धोखे से पीठ पर वार होने से मारा जाता है। उसके मरने की खबर सुनकर माहिष्मती बिल्कुल टूट जाती है। कोई भी युद्ध जीतने की खुशी नहीं मनाता, सब शोक में डूबे होते हैं। माहिष्मती ने अपने इकलौते बेटे को खोया था, इसीलिए उसका मन राजकाम से उठ जाता है। राजमाता, मैं समझ रहा हूँ आप शोक में हैं, पर राज्य को चलाना भी जरूरी है। सारे फैसले आपको ही लेने हैं। अब मैं सिर्फ एक फैसला लूंगी। कौन सा फैसला राजमाता? नया राजा चुनने का फैसला। पर हाँ, मैं जानती हूँ अब मेरे परिवार में कोई नहीं बचा जो राजा बने, इसलिए मैं अपनी प्रजा से एक योग्य व्यक्ति को ही अपना राजा बनाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है राजमाता। पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया जाता है कि जिसको भी लगता है वो राजा बन सकता है, वो दरबार में आए, फिर जो योग्य होगा उसे राजा बनाया जाएगा। इस ऐलान के बाद 10 लोग सामने आते हैं। राजमाता उन सब से बात करती है, जिनमें से 5 लोगों को वो वापस भेज देती है। फिर वो बाकी लोगों से घुड़सवारी, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कौशल की परीक्षा लेती है। इनमें से भी 2 लोग बाहर हो जाते हैं और फिर राजमाता बाकी बचे 3 लोगों के लिए मतदान करने की बात करती है। सुनो सुनो सुनो, राजमाता ने 3 लोगों को राजा के पद के लिए चुना है। आप सबको अपने पसंदीदा व्यक्ति के लिए मतदान करना है। सभी प्रजा मतदान के लिए आती है और सभी अपने मनपसंद को चुनने लगते हैं और कुछ ही देर में मतदान का फैसला हो जाता है तो मानव नाम का एक व्यक्ति जीतता है। मानव पूरे राज्य में अपनी ईमानदारी और दया के लिए बहुत मशहूर था। उसके जीतने से पूरा राज्य बहुत खुश हो जाता है और उत्सव मनाता है। चारों तरफ आतिशबाजी होती है और लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। जब माहिष्मती ये उत्सव देखती है तो उसे महसूस होता है और वो मन ही मन सोचती है, ऐसा उत्सव पिछली बार कब हुआ था, मुझे याद भी नहीं। मेरी प्रजा कब इतनी खुश हुई थी, मुझे याद भी नहीं। इसका मतलब मदन सही कह रहा था, ये राज्य मुझसे बहुत परेशान था और आज जाकर ये खुश हुआ है। अब मुझे राजकाज छोड़कर ये आम जीवन ही जीना चाहिए। मैंने जाने अनजाने में अपनी ही प्रजा को बहुत दुख दिया है। तभी वहाँ मदन आ जाता है और राजमाता को उदास देख उनसे कहता है, क्या बात है राजमाता, आप खुश नहीं लग रही? नहीं, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ इस बात से कि राज्य को एक अच्छा राजा मिल गया। अब आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बात सही थी। मेरी प्रजा मुझसे खुश नहीं थी, इसलिए अब मैं ये महल छोड़कर एक आम इंसान की तरह रहूंगी। मैंने बहुत पाप किए हैं, शायद अब थोड़ा पश्चाताप भी कर लूं। ठीक है राजमाता, जैसा आपका हुक्म। अगले ही दिन मानव को राजा बना दिया जाता है और माहिष्मती राज्य में एक छोटे से घर में रहने चली जाती है। सुंदरगढ़ की प्रजा अपने नए राजा से बहुत खुश थी। वो उनके भले के लिए फैसले लेता है और एक अच्छा राजा साबित होता है। माहिष्मती भी ये देखकर सुकून से रहती है और अपना बाकी का जीवन और एक आम इंसान की तरह बिताती है। व्यक्ति को अपने पद की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए।